ये कहानी शुरू होती है एक पुराने योद्धा वैनवू के साथ जो अपने फौज के साथ दुश्मनों से लड़ रहा होता है। वैनवू के पास 10 रिंग्स होती हैं जिसमें अलग अलग शक्तियां होती हैं। ये रिंग्स अपने मालिक के नेचर के हिसाब से रिएक्ट करती हैं और ये रिंग्स उसके हाथों में ब्लू कलर की होती हैं और वैनवू की मदद करती हैं दुश्मनों को हराने में। इनमें एंशिएंट पावर्स होती हैं और जो भी इन्हें पहनता है वो अमर हो जाता है। वैनवू ने इन 10 रिंग्स का इस्तेमाल करके कई सालों तक जंग जीती। करीब 1000 सालों तक उसने अपनी ताकतवर टीम बनाई जिसका नाम भी उसने 10 रिंग्स रखा। इस टीम की मदद से वैनवू ने कई सरकारों, राजा महाराजाओं और बड़े नेताओं को हरा दिया। धीरे धीरे 10 रिंग्स दुनिया भर में मशहूर हो गई। एक दिन वैनवू एक गांव के बारे में सुनता है जहां मिस्टिकल क्रिएचर्स और एक शक्तिशाली ड्रैगन मौजूद है। ताकत की भूख के कारण वो वहां जाना चाहता है ताकि अपनी शक्तियां और बढ़ा सके, लेकिन रास्ते में एक मैजिकल जंगल उसका रास्ता रोक लेता है। गाड़ी एक चट्टान से टकरा जाती है और गहरी खाई में गिर जाती है। वैनवू बच जाता है पर उसके साथ के लोग वहीं ऑन द स्पॉट मर जाते हैं। वैनवू सफर छोड़ने के बजाय आगे बढ़ता है। जंगल के बीच उसकी मुलाकात एक गार्डियन यिंगली से होती है। यिंगली उससे वापस जाने के लिए कहती है पर वैनवू अपनी शक्तियों पर घमंड करता है और उससे लड़ने की चुनौती दे देता है। फिर दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। वैनवू के पास 10 रिंग्स की ताकत होती है जबकि यिंगली के मार्शल आर्ट्स स्किल्स में भी मैजिकल पावर्स होती हैं। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे यिंगली वैनवू पर भारी पड़ रही हो। इस फाइट के दौरान वैनवू को यिंगली से प्यार हो जाता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को अपने जितना ताकतवर नहीं देखा था पर यिंगली ने उसका नजरिया बदल दिया। पहली बार किसी ने उसे बराबर की टक्कर दी थी और इसी वजह से वैनवू का दिल उस पर आ गया। कुछ वक्त गुजरने के बाद वैनवू और यिंगली शादी कर लेते हैं। फिर कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं यिंगली के छोटे बेटे शैंग-ची को, जिसे उसकी माँ कहानी सुना रही होती है कि कैसे उसके फादर एक महान वॉरियर थे और कैसे उन्होंने उसकी माँ से शादी की और फिर शैंग-ची का जन्म हुआ। यिंगली उसे तालो गांव के द ग्रेट प्रोटेक्टर यानी कि एक बड़े ड्रैगन के बारे में भी बताती है और उसके हाथ में एक लॉकेट देती है जिसमें एक ग्रीन मनी होती है और कहती है जब कभी भी अंधेरे में फंसोगे ये रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। अब शैंग-ची बड़ा हो चुका है और कैलिफोर्निया में रहता है। उसने अपना नाम बदलकर शॉन रख लिया है और एक दिन उसे अपने घर एक पोस्टकार्ड मिलता है जिसमें वही ड्रैगन बना होता है जिसका जिक्र उसकी माँ ने बचपन में किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉन एक होटल के बाहर वैलेट की नौकरी कर रहा होता है, गाड़ियां पार्क कर रहा होता है और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है केटी। रात को दोनों अपने दोस्तों के साथ डिनर पर होते हैं जहां उनकी एक फ्रेंड उन दोनों का मजाक उड़ाती है। वो कहती है तुम दोनों इतने टैलेंटेड हो, इतने स्मार्ट हो, तुम्हारे पास अच्छी एजुकेशन भी है, फिर भी तुम एक वैलेट की नौकरी कर रहे हो यानी कि गाड़ियां पार्क कर रहे हो। लेकिन शैंग-ची और केटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों अपनी लाइफ में खुश होते हैं। रात होने पर वो घर जाने का डिसाइड करते हैं पर इंसल्ट की वजह से थोड़ा अजीब महसूस कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो सीधा घर जाने के बजाय एक बार चले जाते हैं। वहाँ दोनों ड्रिंक्स करते हैं, नाचते हैं और मजे करते हैं। फिर अगली सुबह रात भर की मस्ती की वजह से दोनों जॉब के लिए लेट हो जाते हैं मगर रास्ते में कुछ गुंडे शैंग-ची के ग्रीन लॉकेट को देख लेते हैं और उससे कहते हैं ये लॉकेट हमें दे दो। शैंग-ची लॉकेट देने से मना कर देता है तो गुंडे जबरदस्ती करने लगते हैं। केटी बीच में बोल पड़ती है तुम्हें क्या लगता है ये कोई फाइटर है, बेचारा मर जाएगा। लेकिन तभी आता है कहानी में असली ट्विस्ट। शैंग-ची अपने फुल पोटेंशियल से एक एक करके सारे गुंडों को धूल चटा देता है। केटी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे लगता है कि जो बंदा उसके साथ पिछले 10 सालों से रह रहा है वो इतने मोटे तगड़े लड़कों को बिना किसी दिक्कत के कैसे हरा सकता है। फिर एंट्री होती है उनके लीडर की यानी कि रेजर फिस्ट की। उसका एक हाथ कटा हुआ होता है पर उसके आगे एक डिवाइस लगा होता है जिसमें से एक बड़ी रेजर ब्लेड निकलती है जो एक तलवार की तरह काम करती है। वो शैंग-ची पर वार करता है और दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। एक तरफ लड़ाई हो रही होती है, दूसरी तरफ एक आदमी अपने फोन से फाइट की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। इस बीच बस का ब्रेक फेल हो जाता है और ड्राइवर भी गिरकर बेहोश हो जाता है। शैंग-ची केटी से कहता है तुम बस को संभालो, मैं इनसे निपट लेता हूँ। फाइट के दौरान बस बीच में से डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट होता है जिसमें रेजर फिस्ट फाइट कर रहा होता है और दूसरा पार्ट जिसमें सारे पैसेंजर्स होते हैं। केटी किसी तरह बस कंट्रोल करने की कोशिश करती है मगर ब्रेक फेल होने की वजह से बस बेकाबू हो जाती है। रास्ते में कई गाड़ियों से टकराती है और फिर एक जगह जाकर रुक जाती है।
शेंग-ची जब अपने गले की तरफ देखता है तो उससे समझ आता है कि उसका लॉकेट चला गया है। मतलब वो गुंडे जिस काम के लिए आए थे वो उसमें सफल हो गए। ये सब देखकर शेंग-ची को समझ आता है कि ऐसे 2 लॉकेट थे, एक उसके पास और दूसरा उसकी बहन शू शियालिंग के पास। अगर वो गुंडे एक लॉकेट लेने के लिए उसके पीछे आए थे तो ज़रूर उसकी बहन के पीछे भी जाएंगे। इसी वजह से शेंग-ची डिसाइड करता है कि उसे अपनी बहन को बचाने के लिए वापस जाना होगा। केटी कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, ये लोग कौन थे, तुमसे क्यों लड़ रहे थे, और सबसे बड़ी बात तुम हो कौन? क्योंकि वो जानती थी कि शॉन एक नॉर्मल बंदा है, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। शेंग-ची फाइनली केटी को अपनी असल जिंदगी के बारे में बता देता है। वो कहता है जिस गुंडों से आज उसने फाइट की उनको उसके फादर ने भेजा था ताकि वो उसका लॉकेट ले सके, और अब वो लोग डेफिनेटली उसकी बहन के पास भी जाएंगे क्योंकि उसके पास भी एक लॉकेट है। ये सुन के केटी शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो ये पता तक नहीं था कि शेंग-ची की कोई सिस्टर भी है। फिर दोनों मकाऊ के लिए निकल जाते हैं क्योंकि शू शियालिंग वहाँ रहती है। प्लेन में केटी फिर से पूछती है कि तुम इतने अच्छे फाइटर कैसे बने। शेंग-ची फिर बताता है कि जब उसकी माँ की डेथ हुई तो उसके फादर वैनवू ने उसे ट्रेन करना शुरू कर दिया। उसकी लाइफ सिर्फ ट्रेनिंग और फाइट्स में ही निकल गई। जब वो 14 साल का हुआ तो उसके फादर ने उसे उसका पहला मिशन दिया, पर वो कंप्लीट नहीं कर पाया। उसको लगा कि घर वापस जाना सही नहीं होगा, इसलिए वो घर छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। फिर सीन मकाऊ पर शिफ्ट होता है जहां केटी फर्स्ट टाइम यूएस से बाहर आई होती है। वो मकाऊ देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। अब ये दोनों मकाऊ इसलिए आए होते हैं क्योंकि शेंग-ची को जो पोस्ट कार्ड मिला था उसके घर पर उस पे मकाऊ का ही एड्रेस था, और शेंग-ची को ये लग रहा था कि ये पोस्ट कार्ड जरूर उसकी बहन ने ही भेजा होगा क्योंकि उन दोनों के अलावा उस ड्रैगन के बारे में किसी और को नहीं पता था। फिर उस एड्रेस पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो इन्हें इलीगल फाइट क्लब ले जाता है। वहाँ एक ऑनलाइन वायरल फाइट चल रही होती है जो पूरी दुनिया देख रही होती है। शेंग-ची को भी एक फाइट के लिए मजबूर किया जाता है। फाइट क्लब में काफी इंटरेस्टिंग बैटल चल रही होती है। सबसे जबरदस्त फाइट होती है वोंग और अबॉमिनेशन की। इस फाइट में वोंग अबॉमिनेशन को हरा देता है। फिर आती है शेंग-ची की एक फाइट एक अननोन वॉरियर के साथ। दोनों चाइनीज मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट होते हैं और उनकी फाइट देखने लायक होती है। तभी शेंग-ची को रियलाइज होता है कि जो वॉरियर उसके सामने हैं वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन शू शियालिंग है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं तुरंत एक तगड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। शू शियालिंग काफी गुस्से में होती है क्योंकि उसके मन में पुरानी बातें भरी होती हैं। शेंग-ची उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी बहन अपनी पूरी भड़ास निकालने के लिए उसे जोर से पीट रही होती है। इसी बीच एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जब शू शियालिंग छोटी थी तब उसने शेंग-ची से कहा था कि तुम इस मिशन पर मत जाओ क्योंकि मैं यहाँ अकेली हो जाऊंगी। उसने प्रॉमिस मांगा था कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन शेंग-ची ने कहा था कि वो सिर्फ 3 दिन में वापस आ जाएगा। उसके फादर ने उसे एक खास मिशन के लिए भेजा था, पर जब वो अपने मिशन में फेल हो गया तो उसने घर वापस जाने की जगह भाग जाना सही समझा। उसने न सिर्फ अपने पिता को बल्कि अपनी बहन शू शियालिंग को भी धोखा दे दिया था। इसी वजह से शू शियालिंग अब भी उससे गुस्सा थी। वो अपना पूरा गुस्सा फाइट में निकाल रही थी। जब फाइट खत्म होती है तो शू शियालिंग जीत जाती है और शेंग-ची से कहती है कि ये फाइट क्लब उसका अपना है, उसने खुद बनाया है, इसीलिए उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी आए वो उसे खुद संभाल लेगी। शेंग-ची कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी तो फिर तुमने मुझे पोस्ट कार्ड क्यों भेजा। शू शियालिंग हैरान हो जाती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें कोई पोस्ट कार्ड नहीं भेजा। शेंग-ची उसे वो पोस्ट कार्ड दिखाता है जिसमें एक ड्रैगन बना होता है जो उनकी माँ बचपन में उनके लिए बनाती थी। ये देख के दोनों समझ जाते हैं कि ये सब उनके फादर की चाल थी, लेकिन तभी बिना वार्निंग के कुछ खास वॉरियर्स उन पर हमला कर देते हैं। शू शियालिंग मौका देख के वहाँ से भाग जाती है और अब शेंग-ची और केटी अकेले 10 रिंग्स की आर्मी के सामने रह जाते हैं। तभी कुछ खतरनाक फाइटर्स अटैक कर देते हैं। शेंग-ची और केटी बैम्बू स्टिक्स के सहारे नीचे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 10 रिंग्स के फाइटर्स उन पर हमला करते हैं और बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाती है। ऐसा लगता है कि केटी नहीं बच पाएगी क्योंकि वो एक बैम्बू स्टिक के सहारे लटकी होती है और वो बैम्बू स्टिक कभी भी टूट सकती है। लेकिन जैसे ही बैम्बू स्टिक टूटती है शू शियालिंग नीचे से आकर उसे पकड़ लेती है और अब शेंग-ची और उसकी बहन दोनों एक साथ मिलकर 10 रिंग्स की आर्मी के साथ लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी डेथ डीलर आता है और शू शियालिंग का लॉकेट चुराकर भाग जाता है। वो हेलीकॉप्टर में बैठने ही वाला होता है पर शेंग-ची उसे रोक लेता है।
दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। डेथ डीलर भी कुंग-फू का एक्सपर्ट होता है, लेकिन सेंग-ची तो बचपन से ही हार्ड ट्रेनिंग ले रहा था। उस पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। वो डेथ डीलर को ऑलमोस्ट हरा ही देता है। लेकिन तभी वैन-वू आकर बोलता है, मुझे पता है कि मेरा कोई भी आदमी तुम्हें नहीं रोक सकता, आखिर तुम मेरे बेटे जो हो। फिर वैन-वू सेंग-ची, शू शालिंग और केटी को अपने साथ एक अनजाने गांव ले जाता है। वहां दिखाया जाता है कि वैन-वू की टीम और भी बड़ी और पावरफुल हो चुकी है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम, जहां शू शालिंग केटी को अपने फादर के बारे में बताती है कि माँ की डेथ के बाद मेरे फादर ने मुझसे बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग लेने भी नहीं दिया, जबकि मुझे फाइट करना पसंद था, लेकिन मैं चुपचाप सबको देखकर अपनी खुद की कुंग-फू प्रैक्टिस करती थी। जब एक दिन सेंग-ची को मिशन पर भेजा गया, उसने कहा था कि वो ज़रूर वापस आएगा, पर जब वो नहीं आया तो मैं अकेली पड़ गई। फिर मैंने भी घर छोड़ दिया और मकाऊ जाकर अपना खुद का किंगडम बना लिया। वहाँ मैं इलीगल फाइट ऑर्गेनाइज करने लगी। फिर सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पर, जहाँ सब साथ बैठे होते हैं। वैन-वू सेंग-ची से कहता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन करे, लेकिन सेंग-ची सीधा मना कर देता है। तभी वैन-वू एक फ्लैशबैक शेयर करता है और कहता है, तुम्हारी माँ यिंगली ने मेरी जिंदगी बदल दी थी। जब मैं उससे मिला तब से मैंने अपनी 10 रिंग्स की पावर यूज करना बंद कर दिया। हमने एक सिंपल लाइफ जीना शुरू किया। जब हम तालों से चले गए तो तुम्हारी माँ की पावर्स भी चली गई। इसके बाद हम दोनों एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगे। फिर वैन-वू सेंग-ची को बताता है कि कुछ टाइम पहले उसे एक किताब मिली जिसमें तालो विलेज का जिक्र था। ये वही जगह है जो हजारों सालों से इंसानों की नजरों से छुपी हुई है। तुम्हारी माँ भी वहीं से आई थी, और जैसे कि सब जानते ही हैं कि अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया है कि वो कहाँ है। वो तालो विलेज के एक जादुई दरवाजे के पीछे बंद है, और ये बात तुम्हारी माँ ने मुझसे खुद कही कि आकर मुझे छुड़ा लो। सेंग-ची को ये बात बिल्कुल भी सच नहीं लगती। इसी वजह से वैन-वू वो दोनों लॉकेट्स जो उसने सेंग-ची और शू शालिंग से लिए थे एक ड्रैगन की आंखों में लगा देता है, क्योंकि वो लॉकेट्स बिल्कुल उसी शेप के बने हुए होते हैं। जैसे ही वो लॉकेट्स ड्रैगन की आंखों पर लगाता है, ऐसा लगता है कि ड्रैगन सच में जिंदा हो गया हो, और पानी से वहां पर एक मैप बन जाता है। ये मैप एक सीक्रेट रास्ता दिखाता है जो सीधा तालो विलेज तक जाता है। मगर प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी आम इंसान तालो तक नहीं पहुंच सकता। वहां का घना जंगल किसी भी आउटसाइडर को अंदर नहीं आने देता। अगर कोई जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश भी करता है तो जंगल के पेड़ उसे वहीं मार देते हैं। लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है जब ये रास्ता सीधा हो जाता है, और वो दिन बस 3 दिन बाद आने वाला है। वैन-वू डिसाइड कर लेता है कि 3 दिन बाद वो अपनी पुरानी टीम लेकर तालो विलेज जाएगा और अपनी वाइफ को छुड़ाकर वापस लाएगा, और अगर किसी विलेजर ने उसे रोका तो वो पूरे विलेज को ही जलाकर राख कर देगा। सेंग-ची को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने फादर को रोकने की कोशिश करता है, मगर वैन-वू नहीं मानता। दोनों के बीच एक फाइट हो जाती है। गुस्से में आकर वैन-वू सेंग-ची, शू शालिंग और केटी को एक जेल सेल में डाल देता है। अब इस सेल में ऑलरेडी एक बंदा मौजूद होता है जिसका नाम होता है ट्रेवर, और इसे हमने आयरन मैन 3 मूवी में देखा था। ट्रेवर बताता है कि वैन-वू ने मुझे यहाँ कैद किया था, पर अब मैं यहाँ ठीक हूँ। वो सेंग-ची को एक्सप्लेन करता है कि कुछ लोगों ने नकली 10 रिंग्स बनाकर आयरन मैन के अगेंस्ट एक वार छेड़ दी थी, लेकिन टोनी स्टार्क ने मुझे पकड़वा दिया था। फिर मुझे वैन-वू ने छुड़वा दिया क्योंकि उसे लगा कि मेरे पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, पर मैं तो बस एक छोटा सा कलाकार हूँ। जब मैंने उनको अपनी एक्टिंग दिखाई तो वो मुझसे काफी इम्प्रेस हो गए और मुझे अपने साम्राज्य में रख लिया। उस सेल में एक मैजिकल क्रिएचर भी होता है जो अब तक ट्रेवर का पेट बन चुका होता है। इसका नाम मॉरिस होता है, जो काफी सुंदर और रंगीन है, मगर इसका कोई सर नहीं है। इस वजह से ये बोल नहीं सकता, लेकिन ट्रेवर को इसकी भाषा समझ आती है। जब सेंग-ची और उसके दोस्तों की नज़र मॉरिस पर पड़ती है तो वो डर जाते हैं। तभी ट्रेवर उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर उनकी माँ के साथ रहता था। ये तालों से आया है और अब अपने घर वापस जाना चाहता है। इसीलिए मॉरिस सेंग-ची को तालों का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सेंग-ची समझ चुका था कि अगर उसके पिता की टीम यानी 10 रिंग्स उस गांव तक पहुंच गई तो वो सब कुछ तबाह कर देंगे, इसलिए उसका वहां पहले पहुंचना जरूरी था। अब ये सभी मॉरिस और ट्रेवर के साथ वहां से निकलने की प्लानिंग करते हैं। वो अपने पिता की कंपाउंड से गाड़ी चुराकर जेल से भाग जाते हैं। रास्ते में वैन-वू के आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेंग-ची अपनी ड्राइविंग स्किल से सबको चकमा देकर वहां से निकल जाता है। इन सब को वैन-वू अपने सीसीटीवी पर देख रहा होता है।
उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टीम को विलेज पर अटैक करने के लिए तैयार कर देता है। रास्ते में शेंग-ची मॉरिस से पूछता है कि ये जंगल कैसे क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये एक जादू वाला जंगल है। ट्रेवर कहता है कि वो इस जगह को 19% जानता है। शेंग-ची मजाक में कहता है, वाह, 90% से तो हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। ट्रेवर तुरंत कहता है, मैंने 90 नहीं 19 बोला था। काफ़ी मुश्किलों के बाद ये लोग एक झरने तक पहुँच जाते हैं, जहाँ से निकलने के बाद उन्हें एक मैजिकल विलेज दिखाई देता है, जिसमें कई अलग अलग अजीब और सुंदर क्रिएचर्स होते हैं। ये नज़ारा देखने में बहुत सुंदर लगता है। फिर ये लोग विलेज के अंदर पहुंचते हैं, जहां के एल्डर्स ऑलरेडी इनका रास्ता रोके खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से तुरंत चले जाओ। तभी एक लेडी आती है जिसका नाम जियांग नान होता है। वो यिंगली की बहन होती है, यानी कि शेंग-ची और शू शालिंग की मौसी। जियांग एल्डर से कह देती है कि इन सबको यहाँ रुकने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे हैं। शेंग-ची उन्हें बताता है कि उसके पिता, जिनके पास 10 रिंग्स की शक्ति है, इस विलेज की तरफ आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उसकी माँ यिंगली अब भी जिंदा है और वो उन्हें लेने के लिए यहाँ आने वाले हैं। मगर हमें पता है कि एक छोटी सी लड़ाई में उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था। लेकिन मेरे पिता इस बात को नहीं मानते। अगर उन्हें मेरी माँ नहीं मिली तो वो पूरे विलेज को ख़त्म कर देंगे। जियांग नान सबको तालों की हिस्ट्री बताती है। वो कहती है कि हज़ारों साल पहले एक ड्वेलर इन डार्कनेस नाम का बड़ा राक्षस यहाँ हमला कर चुका था। उसका काम लोगों की आत्मा को चुरा लेना था। एक दिन उसकी पूरी आर्मी ने विलेज को तबाह कर दिया और इंसानों की दुनिया पर भी अटैक करने का प्लान बनाया। उस राक्षस को रोकने के लिए हमारे पूर्वजों ने 11 वॉरियर्स की एक टीम भेजी थी, मगर ड्वेलर इन डार्कनेस की डार्क पावर्स के सामने वो टिक नहीं पाए। तब हमारे दी ग्रेट प्रोटेक्टर यानी कि ड्रैगन ने अपनी शक्तियों से उसे एक बड़े जादू वाले दरवाजे के पीछे कैद कर दिया। तब से लेकर आज तक वो राक्षस उसी दरवाजे के पीछे बंद है। हम सब यहाँ टालो विलेज में इस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं ताकि वो दोबारा ना खुल सके। जिंग नान उन्हें ये भी बताती है कि ड्वेलर इन डार्कनेस तुम्हारे पिता को भ्रम में डाल रहा है। वो तुम्हारी माँ के रूप में उन्हें बुला रहा है ताकि वो उस दरवाजे को तोड़ दें, क्योंकि अगर एक बार ये ड्वेलर इन डार्कनेस इस दुनिया में फिर से आ गए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर सबको ये समझ आ जाता है कि उस बड़े दरवाजे को सिर्फ 10 रिंग्स की शक्ति तोड़ सकती है, वरना वो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। इसके बाद जिंग नांग उन्हें विलेज का टूर करवाती है और वहाँ के लोगों से मिलवाती है। साथ ही उन्हें वहाँ के कुछ वेपन्स भी दिखाती है, जैसे स्पीयर्स, रोप्स, चक्रास और अलग अलग तरीके के हथियार। फिर जिंग नांग शेंग-ची और शू शालिंग को उनकी माँ का एक गिफ्ट देती है। ये गिफ्ट एक खास टालो विलेज की ड्रेस होती है जो सिर्फ वहाँ के वॉरियर्स पहनते हैं। इसके बाद ये तीनों वॉर की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शू शालिंग को एक रस्सी में लगा नुकीला वेपन दिया जाता है जो दूर से अटैक करने में काफ़ी पावरफुल था। केटी को एक तीर धनुष मिलता है। फिर बारी आती है शेंग-ची की। वो देखता है कि उसकी मौसी बहुत ही अच्छी फाइटर हैं। शेंग-ची उनसे कहता है, क्या आप मुझे ये कला सिखा सकती हैं? जिंग नान उसकी ट्रेनिंग शुरू करती है। ट्रेनिंग के दौरान शेंग-ची को पता चलता है कि उसके पिता वैनवू को पहले इस विलेज में एंट्री नहीं दी गई थी। विलेज के एल्डर्स ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि वैनवू इस जगह के लायक नहीं है। इसी वजह से उन्होंने यिंगली और वैनवू दोनों को विलेज छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। मगर क्योंकि यिंगली वैनवू से प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने विलेज को छोड़ने का फैसला कर लिया। दोनों की शादी हो गई और वैनवू ने अपनी 10 रिंग्स उतार दी। उन्होंने एक आम इंसानों की तरह जीना शुरू कर दिया। मगर वैनवू के हजारों दुश्मन थे। जब वो घर पर नहीं था तब कुछ दुश्मनों ने यिंगली पर हमला कर दिया। उस वक्त छोटा शेंग-ची भी वहाँ था, पर उसकी माँ ने उससे कहा कि दूर रहो, मैं सबको हैंडल कर लूंगी। मगर उस लड़ाई में यिंगली मारी गई। जब वैनवू वापस आया और उसने अपनी वाइफ को मरा हुआ पाया तो उससे वो रहा नहीं गया। गुस्से में उसने पता लगाया कि किसने ये अटैक किया था और अपने दुश्मनों तक पहुँच गया। अब वैनवू ने अपनी 10 रिंग्स वापस पहन ली थी और अब वो अपने बेटे शेंग-ची को भी अपने साथ ले गया। अपने बेटे के सामने उसने अपने दुश्मनों को सजा दी और उसे एक ही बात सिखाई कि अगर तुम मजबूत नहीं बनोगे तो दुनिया तुम्हें मिटा देगी। वैनवू ने देखा कि एक किराए का गुंडा उनके घर तक पहुंच गया था। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो अपने बेटे शेंग-ची को ट्रेन करेगा। उसका सोचना था कि जब शेंग-ची बड़ा होगा तो वो अपनी माँ का बदला ले सकेगा। यही शेंग-ची का पहला मिशन था जो उसके फादर ने उसे दिया था। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम। शेंग-ची अकेला बैठा होता है, तभी केटी वहां आ जाती है।
सेंगची उसे बताता है कि उसने अपनी माँ के कातिल को मार दिया था, मतलब वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया था। मगर उसकी माँ ने कहा था कि किसी की जान लेना सही नहीं होता, सेल्फ डिफेंस अलग बात होती है, पर जानबूझकर किसी को मार देना गलत होता है। इसी बात का गिल्ट सेंगची के अंदर था, इसलिए मिशन कंप्लीट करने के बाद भी उसने वापस घर जाना सही नहीं समझा और घर से भाग गया। अगले दिन सुबह वॉरियर्स फाइट के लिए तैयार होते हैं और साथ ही मैजिकल क्रिएचर्स भी दिखते हैं। तब तक सेंगची और सु शालिंग ने अपनी फाइटिंग कॉस्ट्यूम्स भी पहन ली होती है। केटी को इस वॉर के लिए चूज नहीं किया जाता क्योंकि वो अभी तक तैयार नहीं थी। तभी वैनबू अपनी 10 रिंग्स आर्मी के साथ वहां पहुंचता है। विलेज के एल्डर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वैनबू गुस्से में बोलता है, चुप हो जा बुड्ढे, मैंने तेरी जितनी नहीं तेरे से 10 गुना ज्यादा जिंदगियां जी हैं, मैं तुझसे बड़ा हूँ, इसलिए तमीज से बात कर। फिर दोनों तरफ की आर्मी एक दूसरे पर टूट पड़ती है और जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वैनवू की टीम भी स्ट्रॉन्ग थी, पर टालो के वॉरियर्स के पास भी पावरफुल वेपन्स थे जो उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। इसी बीच वैनवू सीधा उस जगह पहुंचता है जहां एक बड़ा दरवाजा होता है। उसी दरवाजे के पीछे से हमेशा उसे अपनी पत्नी यिंगली की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन जैसे ही वैनवू आगे बढ़ता है उसका रास्ता सेंगची रोक लेता है। वैनवू कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। सेंगची जवाब देता है, आप जानते हो कि आप मुझे हरा सकते हो, पर एक बात आपको भी माननी पड़ेगी कि उस दरवाजे के पीछे माँ नहीं है। उस दरवाजे के पीछे ऐसे खतरनाक दैत्य हैं जो लोगों की आत्मा खा जाते हैं। अगर ये दरवाजा एक बार खुल गया तो ना जाने कितने ही दैत्य हमारी दुनिया में आ जाएंगे और सब कुछ बर्बाद कर देंगे, कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन वैनवू इस बात को नहीं मानता और सेंगची के साथ उसकी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वैनवू अपनी 10 रिंग्स की पावर से सेंगची पर अटैक करता है, जिस वजह से सेंगची पानी में गिर जाता है। फिर वैनवू सीधा उस दरवाजे के पास जाकर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है और फाइनली वो उसमें कामयाब हो जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से बड़े बड़े ड्वेलर इन डार्कनेस दैत्य बाहर आने लगते हैं। ये देखकर रेजर फिस्ट और जिंगनान भी डर जाते हैं। जिंगनान सबको समझाती है कि अगर दोनों टीम्स एक दूसरे से लड़ते रहे तो ये दैत्य हमारा फायदा उठाकर सबको खत्म कर देंगे, इसलिए सभी को मिलकर उनका सामना करना होगा। फिर दोनों टीम्स मिलकर एक साथ दैत्यों से लड़ने लगती हैं। इसी बीच सेंगची पानी के अंदर गहराई तक पहुंच चुका होता है, जहां उसकी मुलाकात द ग्रेट प्रोटेक्टर यानी कि ड्रैगन से होती है। ड्रैगन उसकी जान बचाकर उसे वापस सरफेस पर ले आता है। अब सेंगची और द ग्रेट प्रोटेक्टर मिलकर दैत्यों से फाइट करने लगते हैं। जिंगनान सेंगची से कहती है कि जल्दी जाकर अपने फादर को रोको, क्योंकि अगर सबसे बड़ा दैत्य बाहर आ गया तो कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। सेंगची बिना टाइम वेस्ट किए वैनवू के पास पहुंचता है और दोनों की फाइट दोबारा स्टार्ट हो जाती है। पर इस बार ट्विस्ट ये था कि सेंगची अपनी माँ की फाइटिंग स्टाइल यूज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसकी माँ ने वैनवू को हराया था। इस नई स्ट्रेटेजी से सेंगची वैनवू पर भारी पड़ने लगता है। एक मोमेंट आता है जब 10 रिंग्स का कंट्रोल धीरे धीरे सेंगची के हाथ में आने लगता है और तब एक और बड़ा चेंज होता है। रिंग्स का कलर ब्लू से गोल्डन हो जाता है, मतलब अब इन रिंग्स की असली पावर को सेंगची कंट्रोल कर लेता है। वैनवू अंदर से जानता था कि 10 रिंग्स का असली हकदार एक ऐसे इंसान को बनना चाहिए जो इनकी शक्ति को संभाल सके, और उसका बेटा सेंगची वाकई इन रिंग्स की पावर को समझने और सही तरीके से यूज करने लायक था। इसीलिए वैनवू लड़ाई छोड़ देता है और खुद हार मान लेता है। लेकिन तभी एक बड़ा ड्वेलर इन डार्कनेस वैनवू पर हमला कर देता है। एक शक्तिशाली दैत्य उसका गला पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसकी आत्मा खींचने लगता है। सेंगची ड्रैगन की मदद से उस ड्वेलर इन डार्कनेस को खत्म कर देता है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। वैनवू वहीं पर अपनी आखिरी सांस लेता है और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। इससे पहले सेंगची को समझ पाता सबसे बड़ा ड्वेलर इन डार्कनेस अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका होता है। इतने सालों तक उससे एक भी आत्मा नहीं मिली थी, इसलिए वो एकदम भूखा था। वो सीधा विलेज पर अटैक करने निकल पड़ता है ताकि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आत्माएं कंज्यूम कर सके और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके। अगर उसने ये कर लिया होता तो फिर उसे रोकना नामुमकिन था। पर अब द ग्रेट प्रोटेक्टर यानी कि ड्रैगन भी एक्शन में आ चुका होता है। वो तेजी से उड़कर उस ड्वेलर इन डार्कनेस का सामना करने लगता है। यहाँ एक ज़बरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। एक तरफ द ग्रेट प्रोटेक्टर जो टालो की रक्षा कर रहा था और दूसरी तरफ ड्वेलर इन डार्कनेस जो दुनिया को तबाह करने के लिए आज़ाद हो चुका था।
लेकिन फाइट के दौरान ड्वेलर इन डार्कनेस इतनी आत्माएं खा चुका होता है कि अब वो ड्रैगन की सोल को भी खींचने लगता है। जैसे ही वो दी ग्रेट प्रोटेक्टर की ताकत चुराने लगता है, शेंग-ची उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी शू शेलिंग भी उसके साथ होती है। तो वो पहले अपनी बहन की जान बचाने का सोचता है। यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, सब कुछ खत्म होने वाला लगता है, क्योंकि एक तरफ ड्वेलर इन डार्कनेस दी ग्रेट प्रोटेक्टर की आत्मा को खींच रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ वो शू शेलिंग को भी अपने पास खींच रहा होता है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। कैटी एक तीर चलाती है जो सीधा उसी जगह जाकर लगता है जहां से ड्वेलर इन डार्कनेस सभी आत्माएं खींच रहा होता है। तीर लगते ही ड्वेलर इन डार्कनेस का ध्यान हट जाता है और दी ग्रेट प्रोटेक्टर छूट जाता है। ये देखकर ड्रैगन अपनी पानी वाली पावर्स का यूज करता है और ड्वेलर इन डार्कनेस को लपेट लेता है। अब शेंग-ची अपने 10 रिंग्स का पूरा इस्तेमाल करता है। वो उन्हें एक एक करके ड्वेलर इन डार्कनेस के अंदर भेजता है और फिर अपनी पूरी ताकत से रिंग्स का एक्सप्लोजन करता है। तभी एक तेज चमक होती है और एक जोर का धमाका होता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है और अब सबसे बड़ा ड्वेलर इन डार्कनेस हमेशा के लिए खत्म हो चुका होता है। इसके साथ ही एक जबरदस्त बैटल खत्म हो जाती है। विलेज बच जाती है, सभी लोग सेफ होते हैं और एक बड़ा हादसा टल जाता है। नेक्स्ट सीन में शेंग-ची और केटी वापस कैलिफोर्निया पहुंच चुके होते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ टालो में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, मगर उनके दोस्तों को ये सब एक मजाक लगता है और तभी अचानक से एक पोर्टल खुलता है और उसमें से अपनी तिलस्मयी शक्ति का यूज करते हुए वोंग निकलता है और वो कहता है, हमें तुम्हारी जरूरत है, जल्दी हमारे साथ चलो। शेंग-ची और केटी एक दूसरे के तरफ देखते हैं और बिना सोचे समझे वोंग के साथ चले जाते हैं। उनके दोस्तों के चेहरे पर बस एक शॉक्ड एक्सप्रेशन होता है। उन्हें अब तक यकीन नहीं होता कि जो भी उन्होंने सुना वो सब सच था। फिर मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में वोंग शेंग-ची को बताता है कि उसके पास हर एक पावरफुल आर्टिफैक्ट की जानकारी है, पर इतनी पुरानी किताबें देखने के बावजूद भी 10 रिंग्स के बारे में कोई इन्फो नहीं मिल रहा। फिर हम ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल को देखते हैं। ये सीन थोड़ा एंड गेम जैसा फील होता है। ब्रूस बैनर कहता है कि ये रिंग्स किसी भी जाने पहचाने मटेरियल से नहीं बनी लगती। कैप्टन मार्वल कहती है कि हो सकता है ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा हो। वोंग बताता है कि इन रिंग्स के अंदर एक बीकन है जो किसी अननोन एंटिटी को सिग्नल भेज रहा है। जब पहली बार इनका यूज हुआ तब किसी अननोन सोर्स को इसका सिग्नल मिला था। इसके बाद मूवी के लास्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि अब शू शेलिंग, जिसने 10 रिंग्स को खत्म करने का सोचा था, अब उसकी नई लीडर बन चुकी है। अब वहाँ सिर्फ मेल वॉरियर्स नहीं बल्कि फीमेल वॉरियर्स भी हैं। फिर सीन जूम आउट होता है और वही जगह दिखाई जाती है जहाँ कभी वैन वू का राज होता था और यहीं पर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।